कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है और इसी दिखने दिखाने में आप कंट्रोवर्सी का तड़का मार दीजिए, हो गया इंस्टेंट वायरल कंटेंट तैयार। यह बात ऑलमोस्ट हर मीडिया पर लागू होती है और इसी वायरलिटी और कंट्रोवर्सी के कॉकटेल मंत्र को देश के बड़े बड़े एंटरटेनमेंट इन्फ्लुएंसर्स, बॉलीवुड एक्टर्स, यहां तक कि हमारे नेतागण भी फॉलो करते हैं। कुछ महीने पहले हमने बात की थी एंटी सोशल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, कि कैसे वो कंट्रोवर्शियल एक्ट्स करके आपके व्यूज लेकर पैसे पर पैसे छापे जा रहे हैं। लेकिन सांप से खेलना, ईडी का नोटिस पाना, लोगों से झगड़ना, ये सब तो छोटी मोटी ट्रेनिंग है। आज हम बात करेंगे इन सब इन्फ्लुएंसर्स के फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में, बिग बॉस और उन जैसे सो कॉल्ड रियलिटी टीवी शोज के बारे में। वही शोज जिससे हमारे देश के छपरी इन्फ्लुएंसर्स और उनके फैन आर्मीज को रेगुलर सप्लाई भी मिलती रहती है। अब तक आपने बिग बॉस की सिर्फ आंख देखी है, अब दिखेंगे बिग बॉस के 3 अवतार। दिल, दिमागी दिमाग और दम। दिल, दिमाग और दम का तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो साफ है कि बिग बॉस इंडिया का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो है। इतना पॉपुलर कि अब तक 17 सीजन्स आ चुके हैं। इतना पॉपुलर कि इसके तेलुगु, मराठी, मलयालम, तमिल वर्जन्स बन चुके हैं। अगर सिर्फ व्यूअरशिप की बात करो तो सैलमॉन भाई लास्ट सीजन में एक बार में ही 10 करोड़ व्यूज का नंबर क्रॉस करवा चुके हैं। टोटल अगर बात करें तो 3000 करोड़ मिनट्स ऑफ इनसेन वॉच टाइम की बात कर रहे हैं और जियो के हिसाब से तो 8 हफ्तों में 250 लगभग करोड़ व्यूज आ चुके हैं बिग बॉस के लिए। इसी खुराक का सेवन सैकड़ों देशवासी आज कर रहे हैं, यह सोचकर कि यह तो हार्मलेस एंटरटेनमेंट है। यह बिना जाने कि इससे उनका कितना नुकसान हो रहा है, यह बिना समझे कि यह रियलिटी शो आपके दिमाग के साथ कैसे खेल रहे हैं, आपके कमजोरियों को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। देशभक्त के इस एपिसोड को बनाने के लिए एडिटर और हमारे टीम को बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ा। बिग बॉस के इस दलदल में हमें घुसना पड़ा, इनके कूड़ा कड़कट को हफ्तों तक खंगालना पड़ा, जिससे कम से कम आपके दिमाग को बचाने की एक चेष्टा, एक प्रयास तो हम कर पाए। बिग बॉस का फॉर्मेट कुछ नया नहीं है। इंसानों की जो कुछ खामियां होती हैं वो दुनिया भर में एक ही होती हैं, ब्लैक हो या व्हाइट हो। यह शो बिग ब्रदर का इंडियन वर्जन है। वही बिग ब्रदर जिसने दुनिया को एंड्रयू टेट जैसे लिच्चड़ इंसानों को इसने फेमस बनाया इसी फॉर्मेट ने। A man can only cheat if he loves someone else. If I have a woman who I truly love and I go out and I come back to her and I don't care about her and I only love my girl, that's not cheating. If she even talks to a dude, it's cheating. Because females are emotionally invested. जॉर्ज ऑरवेल ने अपने आइकॉनिक नॉवेल 1984 में बिग ब्रदर इज वॉचिंग बोलकर दुनिया को फैसिज्म के खतरे से वार्न करने की कोशिश की थी। लेकिन उसी फॉर्मेट को फिर से एक रीएडेप्टेशन करके यह मास एंटरटेनमेंट बना दिया गया, बिग बॉस बोले या बिग ब्रदर बोले। इस शो के फैंस के अकॉर्डिंग बिग बॉस एक माइंडलेस एंटरटेनमेंट फॉर्मेट ही तो है। वैसे तो आपको पता ही होगा इस शो में क्या होता है, पर जिनके पास इस माइंडलेस एंटरटेनमेंट से अपना माइंड खराब करने की हिम्मत नहीं है या जिनके पास उतनी समझदारी है, तो मैं उनके लिए बता दूं, इस शो में कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक कंटेस्टेंट्स को एक साथ एक ही मेरा मतलब एक ही घर में बंद कर दिया जाता है और फिर होता है एक जानवरों वाला ड्रामा। कंट्रोवर्शियल लोगों से कंट्रोवर्शियल टास्क करवाओ और फिर कुछ हफ्ते बाद कंट्रोवर्शियल एलिमिनेशंस करवाओ। पूरे शो का डिजाइन यही है कि भैया कंट्रोवर्सी कैसे पैदा किया जाए और उसी कंट्रोवर्सी से व्यूअरशिप, आईबॉल्स कैसे लिया जाए। और बेचारे आम इंसान, उसकी क्या गलती है? वो तो रैट रेस में फंसा है, बॉस की मार खा रहा है, महंगाई से हार खा रहा है। अब कुछ टाइम के लिए उसको अगर दूसरों को वो पिटता पिलता हुआ देख ले, उसको थोड़ा मजा आ जाता है। हिंदी बोले तो बिग बॉस ना जनता के लिए देसी थर्रा है। काम करता है, सस्ता है, सुंदर है, जोर का हिट भी मारता है। अब लिवर या दिमाग का उस पर क्या असर पड़ता है, उससे किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जब तक बहुत देर ना हो जाए। और वैसे में भी हमारे लिए तो आजकल ये सब एंटरटेनमेंट ही बन गया है। जेसीबी की खुदाई के वीडियो पर भी आपको 100 मिलियन व्यूज मिल जाएंगे। बिग बॉस जैसे शो सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, और भी नुकसान करता है ये शो। सबसे पहले तो कंटेस्टेंट्स के नाम पर हमें चुन चुन कर कंट्रोवर्शियल लोग भरे जाते हैं, बहुत ही कंट्रोवर्शियल, और जितना कंट्रोवर्शियल उतना बिग बॉस में जाने का मौका। इनफैक्ट जितना कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर होगा उतने ही इनको व्यूज मिलते हैं। यह तो साबित हो चुका है पिछले 17 सीजन्स में। कभी किसी फेक बाबा को ले आओगे, कभी किसी सपेरे यूट्यूबर को ले आओगे और उसको स्टार बना दोगे। आपको स्वामी ओम याद है?
अब तो उनका देहांत हो चुका है, लेकिन जब जीवित थे तो उन्होंने अपने साथ एक फीमेल कंटेस्टेंट पर लिटरली पेशाब फेंक दिया। हालांकि उनको फिर शो के बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन सवाल यह है कि स्वामी ओम को बिग बॉस पे लाया क्यों गया था? अरे भैया, उनको लाया ही गया था क्योंकि वो इतना घटिया था, वो इतना घटिया इंसान था, वही उसकी यूएसपी थी। स्वामी ओम पर कभी साइकिल चोरी करने का, कभी पब्लिकली किसी औरत को स्ट्रिप करने का, ये सारे इल्जाम लगते रहते थे और उसने इसी को ही इसी मसाले को भूनता रहा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट न्यूज चैनल्स पर भी वो जाता रहा और यही हरकतें न्यूज चैनल्स पर भी की। लेकिन ये अकेले नहीं है स्वामी ओम। इनफैक्ट ढूंढ ढूंढ कर हर सीजन में ऐसे नमूने लाए जाते हैं। कभी कोई अपनी 2 बीवियों को लेकर शो के अंदर चले आ रहा है, टॉक्सिक बिहेवियर दिखाया जा रहा है, कभी कोई थूक रहा है, कभी कोई किस कर रहा है और इससे लोगों को मजा आ रहा है। एक टाइम पर पुनीत सुपरस्टार का लफंगापन वायरल हो रहा था, लोगों को बहुत भा रहा था। आजकल देश को अरमान मलिक के 2 बीवियों से खासा लगाव हो गया है कि वो अपनी 2 बीवियों के साथ क्या करते हैं और उन्हें हैंडल कैसे करते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं तो अभी जो भी आप जवाब देंगे आप बोलेंगे नहीं, दोनों में से किसी एक को किस करके जवाब देना है। अब ये सब देखकर लोग एक बात तो जरूर पूछते हैं कि यार क्या सच में ये ओछापन जो है ये सच है या सिर्फ नाटक है? वेल, ये ना पूरी तरीके से सच है ना पूरी तरीके से झूठ है। प्रो रेसलिंग शोज जैसे WWE में एक टर्म यूज होता है केफेब, और जो हमें इन रियलिटी शोज का भी सच और झूठ के बीच में जो फर्क है वो समझने में मदद करता है ये शब्द केफेब। केफेब का मतलब होता है स्क्रिप्टेड रियलिटी, यानी सच्चाई का नाटक और ढोंग। कोई किसी को मारे, टॉर्चर करे, बुली करे, इवन जान से मारने की परफॉर्मेंस दे, लेकिन प्रिटेंड तो यही किया जाएगा कि ये रियल है। केफेब के थ्रू रियल लाइफ को मिक्स किया जाता है। समझ लीजिए ये WWE का एक रियल लाइफ एक वर्जन है, एक और एक्सपेरिमेंट है। अगर बिग बॉस का एजेंडा लेकिन सिर्फ होता कि WWE के तरह सस्ता वायलेंट एंटरटेनमेंट, तब भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लमैटिक होता लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो रियलिटी शो जैसे बिग बॉस हैं वो इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए और भी हथकंडे अपनाए जाते हैं। आपके माइंड के साथ खेला जाता है और वो जो प्ले है ना वो एकदम अलग लेवल पर है और उसे समझने की जरूरत है खासा की यंग इंडिया को। मेरे हिसाब से तो सबसे पहले ये बिग बॉस और बिग बॉस OTT जो है, ये पूरा फालतू डिजिटल कंजम्पशन जो है वो यंग इंडिया को कम करने की जरूरत है। वैसे में भी टेलीकॉम रेट्स अब बढ़ रहे हैं, उसका एक पॉजिटिव फैक्टर भी निकाल लो। अपने डिजिटल लाइफ को थोड़ा डीक्लटर कर लो, कम खाओ, हेल्दी खाओ। ये बॉडी के लिए नहीं, ये दिमाग के लिए भी ये होल्ड ट्रू करता है। ये आप कैसे कर सकते हैं? आप कैल न्यूपोर्ट के बेस्ट सेलर डिजिटल मिनिमलिज्म पर किताब आप पढ़ नहीं, चलिए आप सुन भी सकते हैं। और ये जो टीवी के सामने आप पढ़े हो ना, मत पड़े रहो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डू इट टुडे बाय डेरियस फ्रू, जो आपको बताएगा कि भैया अपने समय का सही उपयोग करो, ऐसा दुरुपयोग मत करो ऐसे फालतू चीजें देखकर। ऐसे ही कई हजारों इंफॉर्मेटिव ऑडियो बुक्स पॉडकास्ट आपको ऑडिबल पर मिल जाएंगे और ऑडिबल का फ्री ट्रायल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमने देकर रखा है। और अब आप अपने कन्वीनियंस पर ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं आसानी से, काम करते हुए, वॉक करते हुए, क्योंकि ऑडिबल पर अब आप UPI पेमेंट गेटवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चुटकियों में साइन अप करो और ऑडियो बुक सुनना शुरू कर दो। और क्योंकि आप देशभक्त फैमिली के मेंबर हो तो नीचे दिए गए लिंक का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको मिलता है पूरे 2 महीने का फ्री ट्रायल ऑफ ऑडिबल। हजारों ऑडियो बुक्स टू चूज फ्रॉम, तो अभी साइन अप करो यूजिंग योर UPI। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो, कुत्ता बिल्ली फाइट से ऊपर उठो, अपने दोस्तों को भी थोड़ा ऊपर उठाओ। क्योंकि बॉस, ये जो बिग बॉस में आप इतना इन्वेस्टेड हो कि कौन क्या कर रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, वो बिग बॉस का खेल जेन्युइन नहीं है। सब जनता का रिएक्शन के हिसाब से ही तोल मोल कर किया जा रहा है। आपका रिएक्शन कराने के लिए लोगों को मजबूर किया जाता है। यह शो अक्सर रियलिटी को मैनिपुलेट करता है ताकि ड्रामा और मसाला मेंटेन रखा जाए। इस तरह कंटेस्टेंट्स के बीच में झगड़ा बिग बॉस की एक पहचान बन चुकी है। लेकिन इन झगड़ों के पीछे होती है एक सोची समझी स्ट्रेटेजी। बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स को ऐसे टास्क दिए जाते हैं जिससे उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। कई बार टास्क का डिजाइन भी वैसा ही होता है, वॉयरिज्म, सेडिज्म, हेट, वायलेंस, अब्यूज, जो इजीली जिससे लोग प्रवोक हो जाएं।
सेडिज्म यानी किसी को तकलीफ देकर उससे प्लेजर लेना। आप ये वीडियो देखिए, इसमें मॉडल करिश्मा तन्ना का टास्क है कि गौतम गुलाटी के बॉडी पर मिर्ची पाउडर पेस्ट लगाया जाए। यार ये मिर्चियों वाली होली क्यों खेल रहे हो? लेकिन मिर्चियों वाली होली खेल रहे हो, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, आपको भी देखकर पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी वीडियो देखिए, इसमें एक कंटेस्टेंट एक्ट्रेस किश्वर के साथ फेच खेल रही है। वैसे तो फेच कुत्तों के साथ खेला जाता है, लेकिन यहां पर किसी लड़की को लिटरली कुत्ते की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वो 4 पैरों पर चलाया जा रहा है, जीभ निकाली जा रही है, फेंकी हुई हड्डी उठाई जा रही है। बिग बॉस तमिल के वर्जन में फेमस हुई ओलिविया ने ट्विटर पर ऐसे ही टास्क के खिलाफ बात भी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि शो पर टीआरपी के लिए कैंडिडेट्स को इतना टॉर्चर ना किया जाए कि वो सुइसाइड के बारे में सोचे। किसी कॉन्ट्रैक्ट का होने का मतलब यह नहीं है कि आप लोगों को सुइसाइड करने पर मजबूर कर दो, उनका मेंटल हेल्थ बर्बाद कर दो। वैसे देशभक्त पे हमें इन पैसों और फेम के भूखे लोगों के लिए उनके मेंटल हेल्थ के बारे में हमें ज्यादा परवाह नहीं है, लेकिन आपके मेंटल हेल्थ के बारे में जरूर परवाह है और इसीलिए आपको थोड़ा सा चौकस करने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक और एंगल जो बिग बॉस को इतना पॉपुलर बनाता है वो है वॉयरिज्म, मतलब दूसरों की जिंदगी में झांकने का जो मजा है। बिग बॉस जैसे शोज हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहां हम सोचते हैं कि बिना किसी को पता चले हम लोगों की जिंदगी के अंदर झांक रहे हैं। यह एक तरीके का ह्यूमन नेचर का पार्ट ही है जिसे शो एक्सप्लॉइट करता है। देखिए, गॉसिप करना और दूसरों के बारे में चुगली करना ह्यूमन टेंडेंसी है। हमारी सोसाइटी में पड़ोस में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किसकी क्या लड़ाई हो रही है, वो पता करने की मेंटालिटी बिग बॉस को अच्छी तरीके से मालूम है। इसी फितरत को वो एक्सप्लॉइट करता है। लेकिन आप सोचिए, जहां 100 कैमरा लगे हुए हैं वहां ऑडियंस को क्या कंटेस्टेंट का जेन्युइन नेचर पता चल रहा है? क्या कंटेस्टेंट को मालूम नहीं है कि 100 कैमरा मुझे देख रहे हैं और करोड़ों लोग मुझे बाहर देख रहे हैं? तो वॉयरिज्म ऐसे रियलिटी शो का हिस्सा है नहीं, वो प्रिटेंड वॉयरिज्म है। आप सोच रहे हो आपको जेन्युइन देख रहे हो, लेकिन देख नहीं रहे हो, देख आप एक स्क्रिप्टेड ड्रामा ही रहे हो। लोग दूसरे के प्राइवेट लाइफ देखने में इंटरेस्टेड जरूर होते हैं, लेकिन यह इंटरेस्ट कभी कभी अनहेल्दी फैसिनेशन एंड ऑब्सेशन भी बन जाता है, जो पर्सनल बाउंड्रीज को भी तोड़ देता है। बिग बॉस रियल लाइफ में कैसे ट्रांसलेट करता है बताऊं? सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में याद ही होगा, हमें भी बहुत ज्यादा गालियां पड़ी थी जब हमने लोगों को बताया कि देखो क्या हो रहा है। इस सुइसाइड केस को रियल लाइफ बिग बॉस बनाने की कोशिश हो रही है। उसकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को कैंगरू कोर्ट में खड़ा करके डिक्लेयर आपने घोषित कर दिया, उसके पूरे लाइफ को आपने नंगा बना दिया। बिग बॉस भी इसी प्रिंसिपल को ही फॉलो करता है। किसी एक पर गैंग अप कर जाओ, उसके पीछे पड़ जाओ, हाथ धोकर उसको इतनी बुरी तरीके से स्क्रूटनाइज करो कि वो इंसान टूट जाए। कई बार गेम में आप देखोगे इसी तरीके से कंटेस्टेंट्स अपनी पर्सनल लाइफ्स, ये कंटेस्टेंट्स खुद भी करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं, फिर शुरू हो जाता है एक आउटरीच कैंपेन और आपको लगता है कि आपने समाज सुधार कर दिया है, कि किसी को आपने क्रिटिसाइज कर दिया है। लेकिन यह भी शो की स्ट्रेटेजी होती है आपको आउटरीच कराना, क्योंकि आपके आईबॉल्स फिर शो पर आ रहे हैं। फिर बाद में उस कंटेस्टेंट को शो से बाहर निकलने के बाद भी सोशल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, नेगेटिव क्रिटिसिज्म फेस करने पड़ते हैं, ज्यादा ऑनेस्टी दिखाने का एक खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, साइबर बुलिंग भी होती रहती है। लेकिन उससे शो के मेकर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो अपने व्यूज मिल गए। मैं ये सब भूलने के लिए भी तैयार हूं कि भैया देखो, अडल्ट्स हैं, आपको अपना जिंदगी बर्बाद करना है, भैया आपका हक बनता है। लेकिन हम ये चीज भूल जा रहे हैं कि बिग बॉस में जो करोड़ों व्यूअर्स हैं उनमें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीनेजर्स भी शामिल हैं जो रोज ये कूड़ा करकट देख रहे हैं। उनके लिए ये वायलेंस, बॉडी शेमिंग, ये ट्रोलिंग, इस तरीके के बात करने का सलीका, ये नॉर्मलाइज हो रहा है। पूरी की पूरी जनरेशन अब ऐसे ही बात करेगी। मैं ऐसे तेरे साथ खड़ा होकर बात करूं तेरे को कैसा लगेगा? तमीज रख, थोड़ी बात करने की है, बात करना है। डेक्कन क्रॉनिकल में छपे एक इंटरव्यू में एक न्यूरो साइकोलॉजिस्ट ने समझाया कैसे बिग बॉस बच्चों और टीनेजर्स के लिए खासा हार्मफुल है, क्योंकि इससे उनके इमोशनल और सोशल ग्रोथ पर काफी खराब असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि कैसे बच्चों पर लंबे समय तक इसका असर रहेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चों और टीनेजर्स के लिए टीवी में अच्छा कंटेंट नहीं है, साइंस शोज, क्राफ्ट शोज या गुड क्लीन एंटरटेनमेंट, डॉक्यूमेंट्रीज, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो चुकी हैं। लेकिन जब फैमिली भर में ही वॉयरिज्म, सेडिज्म, इस तरीके के कंटेंट देखा जाएगा तो बच्चे भी बैठकर यही कंटेंट देखेंगे।
बिग बॉस मलयालम के एक एपिसोड में एक सीरियस असॉल्ट का केस भी हो जाता है शो के अंदर, जिसके बाद कॉग्निसेंस लेकर केरला हाईकोर्ट आईएनबी मिनिस्ट्री को कहती है कि भैया ऐसे शो से वायलेंस तो कम से कम रोको। भाई साहब, ये सब हो रहा है, कोर्ट कचहरी चल रही है, आईएनबी मिनिस्ट्री को नोटिस जा रहा है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये फैमिली व्यूइंग हो रहा है, इट इज ओके टू वॉच एज अ फैमिली। किसी अडल्ट को शायद समझ में भी आ जाए कि ये तो पागलपन है भाई, इस पागलपन को सीरियसली नहीं लेना है, इसको तो पॉपकॉर्न खाकर देखना है। लेकिन जो टीनेजर्स हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पर पर्सनल अटैक, सेडिज्म, बुलिंग, ये नॉर्मलाइज हो रहा है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। ऐसे शोज में पर्सनल अटैक्स फॉर इंस्टेंस कॉमन है। ये लोगों की इज्जत से खेलना अब कूल समझते हैं। बदतमीजी से बात करना, गाली देकर बात करना आजकल नॉर्मलाइज हो गया है। बिग बॉस कंट्रोवर्सीज का दूसरा नाम है। हर सीजन में ऐसा कुछ होता है जो हेडलाइंस बनती है, और ये प्रॉब्लम अब सिर्फ इंडियन टेलीविजन पर नहीं रह गई है, यूट्यूब पर भी ये फॉर्मेट अब अडॉप्ट हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि वैल्यूएबल कंटेंट नहीं है, एजुकेशनल कंटेंट नहीं है, डिस्कवरी नहीं है, नेट जियो नहीं है, लेकिन यूट्यूबर्स पर तो अल्फा मेल, टॉप जी बनने का नशा चढ़ा हुआ है। यार, एक टाइम हुआ करता था जब हमारे इन्फ्लुएंसर्स सचिन जैसे क्रिकेटर्स, एसआरके जैसे बॉलीवुड स्टार्स और प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट हुआ करते थे, लेकिन अब तो ये न्यू इंडिया बन गया है। एंड्रयू टेट आजकल नए आइकॉन है। एंड्रयू टेट का नाम सुना ही होगा, बिग बॉस के जैसे शो बिग ब्रदर में लाइमलाइट इन्होंने हासिल की, और आज वो इंटरनेट के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल फिगर बन चुके हैं। उनका हर काम कंट्रोवर्सी जनरेट करना ही है। बिग ब्रदर का स्टेज यूज करके अपने आप को प्रमोट करके फॉलोअर्स बटोरने के बाद आज वो दुनिया के सबसे बड़े मिसोजिनिस्ट आइकॉन बन चुके हैं। लगातार हेटफुल, वायलेंट, टॉक्सिक बिहेवियर को नॉर्मलाइज करने में लगे हुए हैं, पैसा तो साइड में छाप ही रहे हैं। एंड्रयू टेट के इंडियन वर्जन भी अब बन रहे हैं बिग बॉस जैसे शोज का इस्तेमाल करके अपने एजेंडा को आगे बढ़ाकर, और ऐसे लोग अक्सर हमारे यूथ पर नेगेटिव इंफ्लुएंस ही डालेंगे। बिग बॉस का प्लेटफॉर्म बन गया है छपरी किंग्स का, सेल्फ प्रमोशन के लिए, हमारे सोसाइटी को वर्स्ट इन्फ्लुएंसर्स छापने के लिए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि अब हम देखेंगे देसी एंड्रयू टट्टे को भी हमारे यहां पैदा होने के लिए। वैसे एल्विश भाई भी टेट वैसे रास्ते पर ही जा रहे हैं। आजकल इंडिया के वानबी सिग्मा इन्फ्लुएंसर्स हैं, हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और कई नेताओं के हीरो भी बन चुके हैं। आपको याद होगा कि एल्विश का नाम कभी रेव पार्टीज में सांपों का जहर सप्लाई करने में, कभी किसी को असॉल्ट करने में, हाल ही में ईडी का भी नोटिस आया इनके पास। शुरुआत में एल्विश ट्विटर पर कंट्रोवर्शियल और हेटफुल कंटेंट पोस्ट किया करते थे, हाईलाइट हुए अपने बयानों के वजह से, अपने आर्मी के वजह से। इसके बाद अपने वीडियो में बैकग्राउंड में भगवान श्री राम का एक बोर्ड लगाकर, बायो में हिंदू लगाकर ये लोगों को और भी भटकाने में बिजी हो गए और खूब फेम कमाया। लेकिन जिन नेताओं का इन्होंने सपोर्ट किया, उसके बदले में इनकी खूब चापलूसी भी की। नुकसान सिर्फ बेवकूफ फैंस को ही हुआ, जिन फॉल्स गॉड्स को ये पूछते हैं। जब मुद्दों की बात आती है, जब जनता की बात आती है, जब यंग इंडिया की बात आती है, और जब वो फैंस की भलाई की बात आती है, तो इन इन्फ्लुएंसर्स के मुंह से एक चू तक नहीं निकलती है। तो भाई अल्टीमेटली इन फैन आर्मीज को मिलता क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। उनके लिए बोलने के वक्त पे तो इनके मुंह में दही जम जाती है। मेरा सवाल, क्योंकि आपके जो फैंस है काफ़ी यंगस्टर्स हैं, रिसेंटली गवर्नमेंट नीट एग्जाम काफ़ी हुआ है, लीक हुआ है, पेपर लीक नीट एग्जाम, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि एफआईआर रजिस्टर हुई है बिहार में, गुनहगार पकड़े गए हैं जो क्रिमिनल्स हैं। एल्विश, आप कुछ कहना चाहिए? आप तो वीडियोस बनाते हैं, वायरल होते हैं काफ़ी। आपने बोला ना मैं वीडियो बनाता हूं, मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। खैर, शायद इनको नीट का फुल फॉर्म तक नहीं पता होगा, तो जवाब कैसे देंगे एल्विश भाई? ये तो आपको सोचना है कि जितने भी छपरी सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सेलिब्रिटी बनने के बाद सोसाइटी को वापस देते क्या हैं बिसाइड्स टॉक्सिक कंटेंट। बट फिर भी आप इन लोगों से खुशी खुशी अपना कटवाते हो। बिग बॉस जैसे शो सिर्फ ड्रामा और कंट्रोवर्सी ही नहीं, बल्कि आपके मेंटल हेल्थ और बेसिक एथिक्स बर्बाद कर रहे हैं। मीडिया वाले कहते हैं कि लोग देखते हैं तो हम दिखाते हैं, और लोग कहते हैं कि मीडिया दिखाती है तो हम देखते हैं। वाह, व्हाट ए फकीरी। लेकिन आपको सिर्फ बोरिंग कंटेंट देखने और ज्ञान लेने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि अल्टीमेटली जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, वही डिसाइड करेगा कि आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसी होगी। इसका डायरेक्ट असर आपकी सैलरी पर, आपकी इनकम पर, आपकी ग्रोथ पर और सोसाइटी पर पड़ेगा।
और एटलीस्ट जो इन्फ्लुएंसर्स को सपोर्ट कीजिए, जिससे भी सपोर्ट कीजिए, कम से कम आप ये देखिए कि वक्त आने पर वो आपको सिस्टम पर 2 सवाल तो पूछने की औकात रखे। क्योंकि जो हमारे फॉल्स गॉड्स हैं वो खुद ही एक सवाल बनकर रह गए हैं। छपरी इन्फ्लुएंसर्स पर नहीं, अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। अच्छा देखो, अच्छा पढ़ो, अच्छा सुनो। जैसे मैंने बताया, ऑडिबल के माध्यम से ऐसे बुक्स कंज्यूम करो जिससे आपका अपना पर्सनल ग्रोथ हो। नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल करो। 2 महीने के लिए ऑडिबल का फ्री ट्रायल है। हजारों ऑडियो बुक्स आपके पास हैं, आराम से आप कंज्यूम कर सकते हो, अपना नॉलेज बेस बढ़ा सकते हो। अपने समय का थोड़ा सा बेहतर प्रयोग जरूर करिए। यही देशभक्त टीम की आपसे एक ऑनेस्ट गुजारिश है।